एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है और वहीं फूजिन चेन यान की बातें सुन मन में कहने लगता है क्या वो मेरे यहाँ रहने से दुखी है। और फिर फूजिन चेन यान से कहता है इस क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जॉब है। ये सुन यान हैरानी से कहती है क्या क्रिटिकल सिचुएशन। और फिर वो मन में कहने लगती है ओ वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन वो मेरी सुरक्षा के लिए किसी गार्ड को भी भेज सकता था। क्या ये सब इसलिए क्योंकि वो। और तभी यान के पेड़ से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। और फिर यान ब्लश करती हुए उससे कहती है रात बहुत ही ज्यादा लंबी थी और अब लगभग सुबह होने ही वाली है। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। और वहीं फूजिन चेन उससे कहता है तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। और फिर वो तेजी से वहाँ से चला जाता है और वहीं उसे ऐसा जाता देख यान हैरानी से कहती है क्या। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और फिर वो मन में कहने लगती है मास्टर फू मेरे साथ इसलिए रहे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता में फूजिन चेन स्टोर पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी उससे कह रही होती है सर आप क्या लेना चाहेंगे। और फिर फूजिन चेन सोचने लगता है और वहीं वो लड़की उसे देख ब्रश करते हुए मन में कहने लगती है ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना हैंडसम लड़का एक छोटी सी दुकान पर आएगा। और वहीं फूजिन चेन मन में कह रहा होता है वो क्या खाना पसंद करेंगी, मैं एक काम करता हूँ मैं मेन्यू पर दिया हर तरह का खाना खरीद लेता हूँ। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है आप एक काम कीजिए आप मेन्यू पर दिए हर एक डिश पैक कर दीजिए। ये सुन वो चौंकते हुए कहती है क्या हर एक चीज पैक कर दूं। और फिर वो मन में कहने लगती है ये सच है कि हैंडसम लोग बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। और फिर वो उससे कहती है मुझे माफ करिएगा ब्रेजिट एग को पैक करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। फिर फूजिन चेन कहता है तो फिर उसे एक बॉल में पैक कर दो। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन VIP वार्ड में वापस आ जाता है और यान से कहता है ये लो ये तुम्हारा नाश्ता है और ये अभी गर्म है तो इसे जल्दी से खा लो। और वहीं यान उसे देख हैरान होती हुए कहती है क्या मास्टर फू आप ऐसा क्यों करते हैं। और वहीं फूजिन चेन वो सारे बैग्स टेबल पर रखने लगता है और वहीं पीछे यान उसे देखते हुए मन में कह रही होती है सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ एक जानवर की तरह बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि मुझे सच में बहुत ही तेज भूख लगी है लेकिन मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा सकती। और फिर फूजिन चेन वो सारा खाना एक ट्रे में निकाल यान को देते हुए कहता है ये लो सबसे पहले तुम ये नाश्ता कर लो, अगर तुम्हें ये भी कम पड़े तो और भी रखा हुआ है। और वहीं यान इतना सारा खाना देख मन में कहने लगती है क्या फूजिन चेन खुद भी इतना ही खाना खाता है, ये थोड़ा डरावना है। और फिर यान उससे कहती है आपका शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन। और फिर वो खाना देखते हुए मन में कहने लगती है सच में ये बहुत ही ज्यादा खाना है। और वहीं फूजिन चेन उसे देख उससे कहता है क्या हुआ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। और फिर वो मन में कहने लगता है क्या हुआ वो खा क्यों नहीं रही है। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है या फिर मैं तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से और कुछ लेकर आऊँ। फिर वान में हिचकिचाते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे ये पसंद है, बस बात इतनी सी है कि ये सब खाना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और फिर यान वो खाना खाने लगती है और मन में कहने लगती है क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं उसे अपने लिए और खाना नहीं खरीदने दे सकती। और वहीं फूजिन चेन उसकी बातें सुन उससे कहता है अच्छा ऐसा है तो चिंता मत करो, अगर तुम ये खाना नहीं खा पाती हो तो बाकी मैं खा लूंगा। ये सुनते ही यान रुक जाती है और उसकी तरफ देख हैरानी से मन में कहने लगती है फूजिन चेन तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या वो मेरा बचा हुआ खाना खाएगा। ऐसा तो सिर्फ एक लवर्स के बीच में होता है। और फिर वो हंसती हुए उससे कहती है मास्टर फूजिन चेन क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आप ऐसी बातें यूं ही नहीं कह सकते। तब फूजिन चेन उससे कहता है क्यों क्या तुम वो खाना खा सकती हो, मुझे और कुछ खरीदना है। ये सुन यान घबराते हुए मन में कहती है नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। और आखिरकार उसके मन में चल क्या रहा है। और तभी यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और हैरानी से मन में कहती है जाओ जाओ। और मास्टर फू ने मेरे सारे कांटेक्ट इस फोन में कॉपी कर दिए। और वहीं फोन पर जाओ जाओ का मैसेज आया हुआ होता है यान अगला सेमेस्टर कल से शुरू होने वाला है और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी और कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट चलने के बारे में क्या ख्याल है। ये मैसेज पर यान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में कहने लगती है क्या सेमेस्टर शुरू होने वाला है और मैं वो इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ। और मैंने अभी तक सोशल प्रैक्टिस फॉर्म नहीं भरा है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो कांपने लगती है और वहीं फूजिन चेन उसे ऐसा देख कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वहीं यान मन में कह रही होती है मैं अपने पूर्ण जन्म के बाद गाउसिया के खिलाफ लड़ने में इतना ज्यादा शामिल हो गई थी कि मैं ये बात भूल ही गई थी कि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और अब
मुझे अपने फॉर्म पर सील साइन लगाने के लिए कंपनी कहाँ मिल सकती है, और अगर मैंने वो फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और अगर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो मेरी फिक्स इनकम नहीं होंगी, और मेरी फिक्स इनकम नहीं होंगी तो मैं परिवार की रक्षा कैसे करूंगी। और फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है अब मैं क्या करूँ। और वहीं फूजिन चेनयान को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसे देखते हुए मन में कह रहा होता है, उसके हाव भाव से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली बार से मुझे उसके लिए और भी ज्यादा खाना खरीदना चाहिए। और तभी जाओ जाओ का एक और मैसेज आता है, यान क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, और तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, और तुम अभी हॉस्पिटल में किसके साथ हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर यान जाओ जाओ को वॉइस मैसेज भेजते हुए कहती है, जाओ जाओ चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी चोट है और मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, तो चलो कल कॉलेज में मिलते हैं। तब जाओ जाओ उसको मैसेज करती है, हाँ ठीक है तो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। और फिर यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, जाओ जाओ तुम्हारा शुक्रिया। और यान ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है, मेरे इस दुखी जीवन में वो मात्र मेरी एक सच्ची दोस्त है। और वहीं फूजिन चेन उसको देख रहा होता है और वहीं यान गुनगुनाने लगती है, और उसे ऐसा गुनगुनाता देख वहीं फूजिन चेन मन में कहने लगता है, हालांकि ये मैं नहीं जानता कि वो किस बात से इतना खुश है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं उसके चेहरे पर इतनी खुशी देख रहा हूँ, और वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और वो मेरे लिए इस तरह कब मुस्कुराएंगी। और तभी यान की नजर उस पे पड़ती है और वो मन में कहती है, फूजिन चेन जब वो इस तरह मुस्कुराता है तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यान उससे कहती है वैसे, और फिर वो मन में कहने लगती है, वैसे मैं उससे सोशल प्रैक्टिस के लिए मदद मांग सकती हूँ। और फिर यान ब्लश करती हुए उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, कहीं आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये सुन फूजिन चेन कहता है, क्या मदद? तब यान उससे कहती है हाँ, और फिर वो मन में कहने लगती है, मास्टर फूजिन चेन फू ग्रुप के मालिक है और उनके पास कई कंपनियां हैं, तो उनके लिए मेरे फॉर्म पर सील साइन करना आसान होगा। और फिर यान हिचकिचाते हुए उससे कहती है, मेरे पास अभी आपकी मदद का उपकार चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं आपको इसके लिए बाद में पे कर सकती हूँ। और वहीं फूजिन चेन उसकी क्यूटनेस देखकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है, और फिर वो मन में कहता है, आखिरकार इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, वो मुझे वापस भुगतान करने के बारे में कैसे सोच सकती है, हालांकि उसके पास अमूल्य खजाना है, फिर भी उसको किस चीज की कमी हो सकती है। और वहीं यान मासूम सा चेहरा बनाते हुए मन में कह रही होती है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको मेरी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या मैं बहुत ही ज्यादा कर रही हूँ। और फिर यान उससे कहती है, अगर आपके लिए ये इनकन्वीनियंट है तो कोई बात नहीं। और फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए उससे कहता है, कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुन यान ब्लश करते हुए कहती है, बहुत ही बढ़िया, क्या आपने हाँ कहा, आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन फूजिन चेन स्माइल करने लगता है और कहता है और फिर वो मन में कहने लगता है, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, बोलो कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब यान ब्लश करते हुए उससे कहती है, दरअसल बात ये है कि कल मेरा कॉलेज ओपन होने वाला है और मुझे सोशल प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे मेरे पिछले जीवन में मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। और फिर यान फूजिन चेन से कहती है, और उस कारण की वजह से मैं सोशल प्रैक्टिस का फॉर्म नहीं भर पाई। की बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है, बस इतना सा ही काम, मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ। और वहीं यान बहुत ही ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाई हुई होती है और उसे देख फूजिन चेन ब्लश करने लगता है और मन में कहता है, मैं उस पर ये एहसान करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे टाइप की है। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, तुम ये चाहती हो कि मैं उस फॉर्म पर सील साइन लगाने में तुम्हारी मदद करूँ, है ना? तब वानबे उससे कहती है हाँ। और फिर फूजिन चेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लाओ तो फिर मुझे वो दे दो। और ये सुन यान को कुछ समझ नहीं आता, और फिर वो बेड से उतरते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास अभी वो फॉर्म नहीं है और मुझे वो फॉर्म लाने के लिए घर जाना होगा। और तभी फूजिन चेन की उस पर नजर पड़ती है और फिर वो यान को बेड पर लेटा देता है। और वहीं यान ब्लश करती हुए उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन उससे कहता है, तुम अभी घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम अभी बस बेड पर रहो और आराम करो, और मैं वो फॉर्म लाने के लिए तुम्हारे घर पर किसी और को भेज दूंगा। और वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है,
क्या वो मेरी इतनी ज्यादा चिंता करता है और कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता? नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि प्यार विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर यान उससे कहती है, हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर फुजिन चैन। और फिर वो मन में कहती है, और इसके अलावा मुझे इस जीवन में और कुछ भी करना है। फिर वो उससे कहती है, वैसे क्या आप एक लड़की को वहाँ भेज सकते हैं, वो भी मेरी क्लासमेट बनाकर? और फिर वो मन में कहने लगती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि गाओ सुइया मेरी कमजोरी ढूंढे। और वहीं फुजिन चैन उसकी बात सुन ब्लश करते हुए मन में कहता है, क्या एक लड़की? और क्या वो ये बात जानती है कि वो इस समय कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है? फिर यान उससे कहती है, मास्टर फुजिन चैन, क्या आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है? मास्टर फुजिन चैन। और वही फुजिन चैन मन में कह रहा होता है, मैं अब उस पर कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो डर भी सकती है। और जब मैं उससे पहली बार हॉस्पिटल के सामने मिला तो मैं ये बता सकता था कि वो किसी चीज से बच रही थी। ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, मुझे इंतजार करना होगा। और फिर फुजिन चैन उसके ऊपर से हट जाता है और शेन को कॉल लगाते हुए कहता है, शेन तुम किसी को यान के घर भेजो और उसके घर से सोशल प्रैक्टिस का फॉर्म लाने को कहो। तब सामने से शेन कहता है, यस सर मैं समझ गया। और वैसे यान का फोन फिक्स हो चुका है तो मुझे उन्हें वो फोन दे देना चाहिए, या उससे पहले मुझे उनका फोन हैक करना चाहिए। ये सुन फुजिन चैन हैरानी से कहता है, क्या हैक? फिर शेन कहता है, हाँ, हैक करने के बाद आप सारे उनके फोन की सीक्रेट्स जान सकते हैं। और फुजिन चैन यान को देखते हुए मन में कह रहा होता है, उसके फोन के सीक्रेट्स। और वहीं यान फुजिन चैन को खुद को ऐसा देख कुछ समझ नहीं आता, और यान फुजिन चैन को खुद को ऐसा देखता देख मन में हैरानी से कहने लगती है, वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, और मैं ये नहीं जानती कि सामने वाला व्यक्ति उससे क्या कह रहा है। और वही फुजिन चैन यान को देखते हुए मन में कह रहा होता है, उसने अपने फोन के बारे में तब सोचा था जब वो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी, और तब उसने ये तक कहा था कि उसके फोन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन की फोटो है, कहीं वो उसका कोई लवर तो नहीं। और आखिरकार उसके फोन में किस पर्सन की फोटो है जो वो इतना संभाल कर रखी हुई है? आखिरकार इसके पीछे रहस्य क्या है? मैं सचमुच इसके बारे में अब जानना चाहता हूँ, और मैं उसका फोन हैक करने के बाद वो रहस्य भी जान लूंगा, और ऐसा करने के बाद मैं उसे और भी बेहतर तरीके से जान पाऊंगा। और फुजिन चैन उसे कुछ नहीं कहता, और फिर सामने से शेन उससे कहता है, बॉस आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? और फिर फुजिन चैन मन में कहता है, लेकिन। और फिर वो शेन से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस तुम वो फोन वापस ले आओ। और फिर वो मन में कहने लगता है, मैं उसके सीक्रेट जानने से ज्यादा मैं उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी बात सुन शेन उससे कहता है, बॉस आप इतने सज्जन क्यों बन रहे हो? और बॉस आप ही ये हमेशा कहते रहते हो ना कि हमें हमारे दुश्मन की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उससे लड़ाई जीत सके। और जब भी बिजनेस की बात आती है तो आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजन लेते हो, लेकिन ऐसे मामलों में आप हर बार पीछे हट जाते हो। बॉस आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, और आप अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो कि आपके पास लड़कियों को समय देने का बिल्कुल भी समय नहीं है, और इसी कारण आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आते। और अगर आप ये मौका छोड़ देते हैं तो आप उसका पीछा करने में असफल हो जाएंगे। और वहीं फुजिन चैन को उसकी बातें सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर वो उससे कहता है, तुम चुप करो और तुरंत फोन को यहाँ भेजो। फिर शेन घबराते हुए कहता है, यस सर मैं 1 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। और फिर फोन कट हो जाता है, और फुजिन चैन यान से कहता है, तुम्हारा फोन ठीक हो गया है और जल्दी ही तुम्हारा फोन यहाँ आ जाएगा, और अब मुझे थोड़ा कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। और फिर यान उससे कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, आखिरकार वो अंत में यहाँ से जा रहा है, और बहुत देर तक मुस्कुराने के कारण मेरा चेहरा अब दुख रहा है। और वही फुजिन चैन उसे इस तरह से देख उससे कहता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊँ? उसकी बात सुन यान चौंक जाती है और उससे कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और मैं आपके कर्ज के नीचे दबी हुई हूँ। और फुजिन चैन यान की बातें सुन उससे कहता है, क्या सच में?
तब यान अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर फूजिन चेन बेड पर बैठते हुए उससे कहता है अगर तुम मेरी बहुत ज्यादा आभारी हो तो मैं यहाँ पर और कुछ देर रुक सकता हूँ। और वहीं यान उसे बैठता देख चौंक जाती है और मन में कहने लगती है क्या ये लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं अपनी मुस्कुराहट को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर वो उससे कहती है वैसे क्या आप गाउसिया को जानते हो, आप जैसा पावरफुल व्यक्ति एक छोटी सी पार्टी में कैसे आए। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे गाउसिया से रिलेटेड हर एक बारीक चीज का ध्यान रखना होगा। उसकी बातें सुन वही फूजिन चेन उसे कुछ नहीं कहता और फिर वो मन में कहने लगता है यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और तुम हर चीज को समझती हो, लेकिन क्या तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं देख पा रही हो। और फिर वो यान से कहता है मैं पार्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। ये सुन यान हैरानी से मन में कहती है क्या मेरे लिए। और फिर फूजिन चेन खड़े होते हुए उससे कहता है परिवार की बड़ी लड़की यान तुमने रातों रात बहुत कुछ चेंज कर दिया। और फिर फूजिन चेन यान की और क्लोज जाते हुए उससे कहता है और इसके अलावा तुमने हमारे परिवार की मदद की जिससे हमको हमारा खजाना वापस मिल गया, तो इसलिए मुझको तुम्हारी और भी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। और यान उसकी बातें सुन मन में कहने लगती है उसे इस बात का शक है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। और मैं ये जानती थी कि ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो इसीलिए मेरे को फॉलो करता है। और वहीं फूजिन चेन उसे देखते हुए मन में कह रहा होता है आखिरकार वो क्या सीक्रेट है और क्या वो पृथ्वी पर है, और काश मैं तुम्हारे थॉट पढ़ पाता। और वहीं यान उसको देखते हुए मन में कहती है उसका लुक कितना ज्यादा शार्प है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत कुछ है और ओरिजिनल यान सेसे की तुलना में मेरी मेमोरी और भी ज्यादा है। और फिर यान टॉपिक चेंज करती हुए उससे कहती है आपने जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा उससे मुझे बहुत ही ज्यादा राहत मिली, आपका शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन। और फिर यान फूजिन चेन को पुश करने लगती है और वहीं फूजिन चेन उसे खुद को छूता देख ब्लश करने लगता है। और फिर वो उससे कहता है यू आर वेलकम, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे वापस भुगतान कर सकती हो तो तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। मुझे अगले हफ्ते एक बिजनेस की चैरिटी पार्टी के लिए डेट चाहिए। ये सुन यान हैरानी से कहती है क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेट पर आऊं। और फिर यान मन में कहने लगती है बिजनेस की चैरिटी पार्टी कैपिटल सिटी में है और ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस पार्टी के अंदर नहीं जा सकते। और फूजिन चेन के पास कोई डेट नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसने मुझे अपने साथ डेट पर आने के लिए कहा, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। खैर मैं ये सबको संभाल सकती हूँ, वो जानबूझकर मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है जिसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। और इसी के साथ गाउसिया के खिलाफ लड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार हो सकता है। फिर यान उससे कहती है तो फिर ठीक है तुम मुझे कॉल कर देना। और फूजिन चेन मन में कह रहा होता है बढ़िया अब तुम मेरी हो। और अब पूरे बिजनेस वर्ल्ड को इस बारे में पता चल जाएगा और मैं कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को ये लिख कर दूंगा जिससे पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और फिर कोई भी तुम्हारे साथ डेट पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और वहीं यान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो मन में कह रही होती है अरे वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। यान तुम मुस्कुराते रहो, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती और ये जरूर एक ट्रैप होना चाहिए। और वहीं फूजिन चेन आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है तुम अब अच्छे से आराम करो और मैं आज दोपहर को तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर फूजिन चेन वहाँ से चला जाता है और वहीं यान अपसेंट माइंड से मन में कह रही होती है आखिरकार वो यहाँ से चला गया। और तभी यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन देखती है और मन में कहती है डैड। और फिर यान कॉल उठाती है और उसके डैड उससे कहते हैं यान गाउसिया ने मुझे बताया कि जब तुम स्कूल में होती हो तो तुम रात भर बाहर रहती हो। कॉलेज के ट्यूटर इसके चलते कई बार उसके पास आ चुके हैं। ये सुन यान शॉक्ड होती हुए मन में कहती है क्या गाउसिया ने क्या कहा। और वहीं उसके डैड उससे कह रहे होते हैं यान मुझे पता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो लेकिन तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो और तुमको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम रात भर बाहर रहो। और तुम अभी कहाँ पर हो, जल्दी से घर वापस आओ और मुझे ये सब समझाओ। ये सब सुन यान मन में कहने लगती है अरे नहीं उस गाउसिया ने मुझे फिर से फंसाया। वो गाउसिया बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो अपनी असली
पहचान बहुत ही अच्छी तरह से छुपाती है और वो सबसे कहती है कि वो जो कुछ भी करती है वो पूरे परिवार की भलाई के लिए करती है और वो हमेशा एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी का रोल निभाती है। और डैड और मैं पिछले जीवन में हमेशा उसके द्वारा बेवकूफ बनते रहे, लेकिन डैड उसके असली इरादों के बारे में आपको थोड़ी सी भी भनक क्यों नहीं लगी? और डैड, क्या आप गाओसिया पर विश्वास करना पसंद करते हैं? लेकिन आपकी बेटी से, लेकिन गाओसिया, अब मैं तुमको दोबारा सबको बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। और फिर यान उसके डैड से कहती है, डैड, गाओसिया की कल रात की हरकतों के कारण मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है और मैं अभी अपने एक क्लासमेट के घर पर रह रही हूँ और मैं अभी उसके साथ सुपरमार्केट में सामान खरीद रही हूँ और अगर आपके पास मुझे और कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं, यान तुम? और फिर यान कहती है, और इसके अलावा मैं कभी भी रात में बाहर नहीं रही हूँ, मैं हमेशा कॉलेज के अंदर ही रही हूँ। आप कॉलेज में किसी से भी इस बारे में पूछ सकते हो। की बातें सुन डैड मन में कहने लगते हैं, जैसा कि गाओसिया ने कहा था, लेकिन यान उन सभी बातों को डिनाई कर रही है। ये अफसोस की बात है कि मैंने इतने सालों में क्या मिस किया है। और फिर उसके डैड उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि कल रात तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया गया और मैंने इस बारे में गाओसिया से बात भी की है, लेकिन स्कूल ने इस बात की गवाही दी है कि तुम रात भर बाहर रहती हो। ये सुन यान शॉक्ड होती हुई मन में कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और वहीं उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम गाओसिया से बहुत ही ज्यादा नाराज हो, लेकिन तुम उस पर गुस्सा होने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। और यान उसके डैड की बातें सुन मन में कहने लगती है, गाओसिया सच में बहुत ही दूर की सोचती है, उसने मुझे फंसाने के लिए स्कूल वालों को रिश्वत दी। और वहीं उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, ये सेमेस्टर शुरू होने वाला है तो तुम पढ़ाई पर ध्यान देना और मैं जल्दी ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और अब अगर तुम्हें कुछ भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना और अब तुम्हें गाओसिया से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और फिर यान गुस्से से कहती है, हाँ ठीक है डैड, मैं समझ गई। और फिर वो मन में कहने लगती है, कल रात पार्टी में मैंने गाओसिया को धमकी दी थी और उसने उसका बदला लेने के लिए मुझे घर लाने के लिए ऐसी चाल चली ताकि वो मुझे और भी ज्यादा कंट्रोल कर सके और अगर मैं सफाई देने के लिए वापस घर गई तो मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी। उफ, बहुत ही अच्छी कोशिश थी गाओसिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी दया पर निर्भर नहीं रहूंगी और जब मैं कॉलेज वापस जाऊंगी तो मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा और फिर देखेंगी कि कौन लोगों के सामने बदनाम होगा। और फिर यान उसके डैड से कहती है, डैड, कुछ देर में मेरा क्लासमेट वहाँ पर आ जाएगा तो आप बस उसे कमरे में जाने देना। फिर उसके डैड उससे कहते हैं, तुम वापस कब लौटोगी? ये सुनवान में मन में कहने लगती है, गाओसिया ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली हुई है, अगर मैं वापस गई तो गाओसिया मुझे अंदर बंद करने की और मेरी जासूसी करने का बहाना ढूंढ लेंगी और फिर तब उसे पकड़ने के मेरे चांस कम हो जाएंगे। फिर यान उसके डैड से कहती है, जब गाओसिया मुझसे माफी मांग लेंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी और अभी मैं कैंपस में ही रहने वाली हूँ। और फिर यान फोन कट कर देती है और मन में कहने लगती है, डैड, मैंने आपसे झूठ बोला और आप उस महिला पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? और फिर यान सर हिलाते हुए मन में कहती है, ये अभी सॉरी फील करने का समय बिल्कुल भी नहीं है और अब मुझे सबसे पहले कैपिटल सिटी के सबसे फेमस डिटेक्टिव को ढूंढना होगा जो कि मेरे लिए गाओसिया से लड़े। और यान बड़े ध्यान से फोन में सर्च करने लगती है और फिर वो कहती है, मिल गया। और फिर वो उसके प्राइस देखती है जो कि होते हैं 1,90,000, जिसे देखकर वो रोती हुए मन में कहती है, शायद मुझे इसे हायर करने से पहले कुछ पैसे कमा लेना चाहिए। और तभी यान के फोन पर एक मैसेज आता है और फिर यान उस मैसेज को देखने लगती है जिसमें लिखा हुआ होता है, आपके अकाउंट में $2,00,000 ट्रांसफर किए गए। वो मैसेज देख यान खुश होती हुए कहती है, $2,00,000? क्या ये डैड ने भेजे हैं? और फिर यान मन में कहने लगती है, इतने पैसे काफी होंगे उस डिटेक्टिव को हायर करने के लिए। डैड सच में बहुत ही बड़े दानी हैं, लेकिन गाओसिया अभी बहुत ही ज्यादा सतर्क है और उस डिटेक्टिव का उसका पीछा करना बहुत ही जोखिम भरा है और अगर उसे उस डिटेक्टिव के बारे में पता चल गया तो वो निश्चित रूप से इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। और गाओसिया का लिन यान के साथ अफेयर है, अगर मैं डिटेक्टिव से लिन यान का पीछा करवाऊँ तो उसे इस बात का पता नहीं चलेगा और शायद मुझे अपनी अपेक्षा से ज्यादा ही मिलेगा। और लिन यान बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है तो उसके पास निश्चित रूप से गाओसिया के अलावा भी बहुत सी लड़कियां होंगी और गाओसिया को सच में खुद पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। और अगर उसे इस बात का पता चल गया कि लिन यान के पास उसके अलावा और भी प्रेमिका है तो उसे ये जानकर कैसा महसूस होगा। और अगर मैं उन दोनों के बीच में फूट डाल सकूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और फूजिन चेन हमें हॉस्पिटल के गेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ
कुछ लड़कियां उसे देखकर कह रही होती है, वाओ क्या वो फेमस मास्टर फूजिन चेन है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये पहली बार है जब मैं उन्हें सामने से देख रही हूँ और वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और वहीं शेन उछलते हुए आ रहा होता है और कहता है, बॉस मैं ये फोन ले आया। और बॉस यान कहाँ है, मैं ये फोन उन्हें देकर आता हूँ और इसी बहाने में उनसे मिल भी लूंगा। और तभी फूजिन चेन उसके हाथ से फोन छीनते हुए उससे कहता है, वो अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है तो इसलिए वो लोगों से नहीं मिल सकती और तुम ये फोन मुझे दे दो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन शेन रोने लगता है और कहता है, बॉस मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो कम से कम मुझे एक बार उनसे मिलने तो दीजिए। फिर फूजिन चेन पीछे पलटता है और वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, नहीं डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और सच में तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और वहीं शेन ये सुन रोते हुए मन में कहने लगता है, अरे नहीं बॉस ने सिर्फ मुझे हॉस्पिटल के गेट पर इसलिए रोक दिया क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा था, तो फिर वो उसे जम्स फ्री रूम में क्यों नहीं रखते और आखिरकार उस रहस्यमयी लड़की को मैं कब देख पाऊंगा। और वहीं फूजिन चेन मोबाइल को देखते हुए मन में कह रहा होता है, ये स्क्रीन तो बहुत ही बुरी तरह से टूटी हुई है, वो इस फोन का इस्तेमाल कितने समय से कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि सच में उसके लिए ये फोन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं लेकिन ये स्क्रीन उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर फूजिन चेन एक रिपेयर शॉप के सामने जाता है और फिर सीन शिफ्ट में पास्ट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर यान कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है और डैड आप कहाँ पर हो। और तभी उसकी नजर उसके डैड पे पड़ती है और फिर यान उसके डैड के पास जाती है और कहती है, डैड डैड अपनी आंखें खोलिए। तभी उसके पीछे गाउसी आ जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती हुए उससे कहती है, बेवकूफ वो मर चुका है। और फिर वो यान को धक्का देती हुए उससे कहती है, बेवकूफ तुम भी अपने डैड के साथ नरक में चली जाओ। और फिर यान चिल्लाते हुए कहती है, लिन यान मेरे डैड की मदद करो और तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। फिर लिन यान उससे कहता है, क्या तुम अभी भी उन शब्दों पर विश्वास करती हो, तुम सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो और मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि तुम परिवार की बड़ी बेटी हो, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक मुसीबत हो। और फिर गाउसिया हंसते हुए कहती है, और अगर तुम मर गई तो परिवार की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएंगी। और फिर यान चिल्लाते हुए कहती है, नहीं डैड। और फिर यान जाग जाती है और मन में कहने लगती है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये सिर्फ एक सपना था। और फिर वो कांपने लगती है और मन में कहती है, नहीं ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये सब मैंने अपने पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस किया था और जब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी तो तब मैंने लिन यान पर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे प्यार का फायदा उठाया और मुझे धोखे से अपार्टमेंट में बुला लिया और गाओसुया ने उस अपार्टमेंट में मुझे जलाकर मार डाला। लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी और अपने डैड की रक्षा करूंगी। और तभी वहाँ फूजिन चेन आ जाता है और यान को कांपते हुए देख उससे कहता है, यान तुम्हें क्या हुआ, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? और फिर वो मन में कहने लगता है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था और उसका चेहरा देखो वो कितना ज्यादा पीला पड़ गया है और वो कांप भी रही है। और फूजिन चेन यान के पास जाकर बैठ जाता है और यान दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे एक बुरा सपना आया था और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है, मेरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके सामने ये सब बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और फिर फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ अपने चेस्ट पे लगाते हुए उससे कहता है, यान तुम मुझे अपना हाथ दो। और वहीं यान उसे ऐसा करता देख घबराती हुए उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन आप ये क्या कर रहे हैं? फिर फूजिन चेन उसके हाथ को टाइट पकड़ते हुए उससे कहता है, रिलैक्स हो जाओ, चेस्ट पर हाथ रखकर दिल की धड़कन महसूस करने से चिंता को कम किया जा सकता है और बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, वो लोग तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो मन में कहने लगता है, यान मैं उन लोगों को दोबारा तुमको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और वहीं यान भी मन में कह रही होती है, उसके दिल की धड़कन को महसूस करने के बाद मुझे अब कोई डर नहीं लग रहा। और जब मैं उससे पहली बार मिली थी, जब मैं उसकी बाहों में थी और तब उसकी दिल की धड़कन सुनकर मुझे आराम मिला था और मैं अभी भी अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव से गुजर रही हूँ, सब कुछ खोने से लेकर दूसरी जिंदगी जीने तक। और सच में ये सब बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है। और अगर मैं उसकी दिल की धड़कनें नहीं सुनती तो क्या मुझे ऐसा लगता कि ये असली दुनिया है। और लकीली ये अच्छी बात है कि मैं उसको अपने पूर्ण जन्म के बाद मिली। और फिर वो खुश होती हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन आपका शुक्रिया। और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं यान सीसी फिर से जिंदा होकर वापस आ गई हूँ
और वहीं फूजिन चेन उसे देख ब्लश करने लगता है और फिर वो उसके बालों को छूते हुए कहता है यान। और वहीं यान हैरानी से उसे अपने बाल छूता हुआ देख रही होती है और फिर फूजिन चेन उसके बालों को किस करता है और फिर वो मन में कहने लगता है आखिरकार वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। और फिर वो उससे कहता है यान जब भी तुम मुस्कुराती हो तो बड़ी ही अच्छी लगती हो। और फिर वो मन में कहने लगता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखती हो और मैं तुम्हारा हर रूप देखना चाहता हूँ। और वहीं यान उसे ऐसा करता देख हिचकिचाते हुए उससे कहती है क्या सच में। और फिर वो मन में कहने लगती है वो दूसरों को दिलासा देने में बहुत ही अच्छा है। और तभी उसकी नजर कैरी बैग पे पड़ती है और कहती है ये क्या है। फिर फूजिन चेन वो कैरी बैग उठाता है और उसके अंदर से मोबाइल निकाल कर यान के हाथों में फेंकते हुए कहता है तुम्हारा फोन ठीक कर दिया गया है, ये लो। और यान फोन देख खुश होती हुए कहती है मेरा फोन, और क्या इसे रिपेयर किया गया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर फूजिन चेन पीछे पलटते हुए कहता है मैंने तुम्हारे सोशल प्रैक्टिस के लिए सील साइन लगाने के लिए किसी को कह दिया है और मैंने उसे समरी लिखने के लिए भी कह दिया है और तुम अभी रिकवर नहीं हुई हो तो मैं तुम्हें कल इनरोलमेंट के लिए स्कूल ले जाऊंगा। फिर यान खुश होती हुई कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ कल स्कूल चलोगे। और फिर यान मन में कहने लगती है अगर वो कल मेरे साथ स्कूल में दिखा तो हंगामा हो जाएगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 यहाँ एंड होता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।